हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के 15 अगस्त के करंट अफेयर्स में हम लोग कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट करने वाले हैं। कल प्रेसिडेंट ने जो स्पीच दिया उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्री के पर्सपेक्टिव से, उसको देखेंगे। आदित्य 11 मिशन को देखेंगे, ये क्या है। अभी ईआईयू की रिपोर्ट आई है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगला है एक समग्र साक्षरता करके, इस पे जो है हम एक एडिटोरियल करेंगे जिसको आप अपने मेंस में अप्लाई कर सकते हैं। एसएनए स्पर्श देखेंगे, ये क्या है, जो कि फिनांस मिनिस्ट्री चालू किया है। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सुविधा जो कि आरबीआई 17 अगस्त से चालू करेगा, ये क्या है, इसके बारे में देखेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन अभी अपने 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, तो इसको देखेंगे ये है क्या। तो ये आपके जैसे भी कुछ लोगों का यूपीपीसी इसका मेंस है, तो उसमें हो सकता है पूछ ले, या फिर उसमें पूछेगा नहीं, उसमें जैसे इन्फ्लेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना या आप इस डाटा को वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। और अभी रुपया जो है वो अपने सार्वकालिक निम्न स्तर पर पहुंच गया है, तो ये $1 83.08 हो गया, तो इसको भी देखेंगे। और आज से आपको कुछ होमवर्क भी मिलेगा, जैसे आज का जो होमवर्क है वो है आपको प्रेसिडेंट की स्पीच करनी है और पीएम की स्पीच करनी है। इसमें से जो प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव्स जो भी इंपॉर्टेंट है आपको उसको खोज के निकालना है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। एक्चुअली तमिलनाडु अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, बोल रहा है कि कर्नाटक से बोला जाए कि हमको पानी जो है उपलब्ध कराया जाए। तो बस इतना समझना कि ये किसके बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु का। और देखो इसमें जो है, जो अगर रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेके जो भी मामले होते हैं वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। वो मामले कहाँ पे जाते हैं, वो उसके लिए जो है एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जो कि केंद्र सरकार बनाती है वो ट्रिब्यूनल, और वही जो है अपना अंतिम निर्णय देता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। अब अगली बात करते हैं मुर्मू की। तो अभी कल प्रेसिडेंट की स्पीच आई, आप इसमें प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से पॉइंट निकालेंगे। बाकी जो चीज़ें रहेंगी कल अच्छे से करेंगे, पीएम का भी और प्रेसिडेंट का भी। बात करते हैं कि अभी 76 वीरता पुरस्कार कल उन्होंने कल बोला है देने को, जिसमें 4 मरणोपरांत हैं, मरणोपरांत कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र हैं। अब बात करते हैं आदित्य 11 मिशन की क्या है। आदित्य 11 मिशन सन का जो कोरोना वाला पोर्शन है उसकी स्टडी के लिए इसको भेजा जा रहा है। यह कब भेजा जाएगा, सितंबर में भेजा जाएगा। यह 11 पॉइंट पे इसको रखा जाएगा। 11 पॉइंट समझो ऐसा पॉइंट है जो पृथ्वी और जो सन है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहाँ पे न ज़्यादा वहाँ पे आकर्षण बल काम करता है, न ज़्यादा बोले तो जो रिपल्शन फोर्स है, न अट्रैक्टिव फोर्स न रिपल्सिव फोर्स। समझो कि एक बैलेंस की पोजीशन है, जहाँ पे अगर वो है तो वहाँ पे ईंधन वगैरह की खपत कम होती है। तो इतना बस याद रखिएगा और ज़्यादा नहीं। बात करते हैं कि ईआईयू की रिपोर्ट क्या है। ये रहने योग्य जो शहर हैं 183 देशों के, उसकी एक रिपोर्ट निकाली गई है। इसमें टॉप 50 में कौन है, 4 इंडिया के हैं, जिसमें 2 समझ लो कैपिटल है अपनी। 2 कैपिटल में कौन कौन सी, एक दिल्ली है एक मुंबई है, और फिर उसके बाद बेंगलुरु है और इधर चेन्नई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये 4 टॉप 50 में हैं। आप इसका यूज करना चाहें तो कहीं कर लेंगे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे कौन है, वियना है, और सबसे लास्ट पे कौन सा है, दमिश्क है। दमिश्क सीरिया का कैपिटल है। अब बात करते हैं अगला, एक है एसएनए स्पर्श करके एक योजना चलाई गई है। यह जो है किसने चलाया है, फिनांस मिनिस्ट्री ने। यह जो है सेंट्रल जो स्टेट को जो जो फंड देता है, समझो कि जो फंड देगा उसमें अकाउंटेबिलिटी, और राज्य उसको अच्छे से लागू करे, जिसके लिए दिया गया है उस क्षेत्र में लागू करे, उसके लिए लाया गया है। इसमें होगा ये कि सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल जिस अकाउंट से पैसा देगा, स्टेट के जिस अकाउंट में पैसे जाएगा, तो ये दोनों आरबीआई के पास में अपना एक अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। तो अगर स्टेट जिसके लिए फ़ंड जारी किया गया है, अगर उसमें पैसे, उसके लिए फ़ंड जिसके लिए गया है उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, तो जो भी पैसे बचेगा वह कहाँ आ जाएगा, सेंट्रल के अकाउंट में आ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा। तो एक प्रकार का ये जो है, जो सेंट्रल फंड का प्रवाह है उसमें अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए है, बस इतना। अगला है एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट सुविधा है। इसको किसने स्टार्ट किया है, ये जो है रिजर्व बैंक की ही एक सब्सिडियरी है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो यही वो कर रही है। तो इसमें क्या होगा कि 1.6 लाख तक का
लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें केसीसी होगा, डेयरी लोन होगा, पर्सनल लोन होगा, होम लोन होगा। तो ये जो है आरबीआई के थ्रू ही ये जारी किया जाएगा। तो ये कब से स्टार्ट होगा? 17 अगस्त से। अब बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की। ये क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन एक प्रकार का, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़ते हो और एक जो है आप लोग होल प्राइस इंडेक्स पढ़ते हो। तो ये रिटेल इन्फ्लेशन एक प्रकार से किस में आ जाता है? सीपीआई में। किस में? ये आपका समझो सीपीआई में ही आ जाता है। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन ये अभी कितना हो गया है? ये हो गया है 7.44%। ठीक है, कितना? 7.44%, या 15 माह के अपने उच्चतम स्तर पर हो गया है अभी, जिनका मेंस है या उसमें आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन्फ्लेशन रहना कितना चाहिए? जो रिटेल इन्फ्लेशन है वह जो है 4 ± 2% पे होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 4 जा सकता है और मिनिमम 2। यह जो है उर्जित पटेल कमेटी बनी थी एक 2014 में, उसी ने इसको सुझाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगर इससे 6% ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई को जो है एक रिपोर्ट, प्रॉपर रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना रहता है। तो ये सब आप लोग स्टैटिक में देखेंगे। अब बात करते हैं कि अभी जो है $1 की कीमत कितनी हो गई है? 83.08 रुपये हो गई है। यह किस कारण से हुआ है? अपना जो अभी निर्यात है ये कम हुआ है। ठीक है, जो वस्तुओं का निर्यात है तो वो कम हुआ है, निर्यात कम। खुदरा महंगाई दर बढ़ा है, इसलिए मैंने ऊपर रिटेल इन्फ्लेशन किया, तो उसकी वजह से ये रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसलिए जो है रुपया कमज़ोर हुआ है। कच्चे तेल की कीमत जो है, कच्चे तेल की कीमत भी जो है ये भी निरंतर बढ़ रही है अभी काफ़ी टाइम से, तो इसलिए भी यह बढ़ रहा है। अब देखो, अगर कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, हम लोग मैक्सिमम तेल आयात करते हैं, तो जब अगर इंपोर्ट तेल का आयात कर रहे हैं तो यहाँ से डॉलर हम लोग देंगे, तो जब डॉलर ज़्यादा जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा रुपया कमज़ोर होगा। अब बात करते हैं कि इसका लाभ क्या हो सकता है। तो लाभ इसमें जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो कंपटीशन है तो वो बढ़ेगा, यानी कि हमारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, तो ये भी एक इसका प्लस समझो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट है। अब बात करते हैं कि एक है लसीका फाइलेरिया। लसीका को क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक भी बोलते हैं, लिम्फोटिक फाइलेरिया। यह 2027 तक समाप्त करने की जो है हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने इसका लक्ष्य बनाया है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि एक आर्टिकल करते हैं। आर्टिकल में जैसे आप लोग साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, तो उसमें एक टर्म आता है समग्र साक्षरता का। जैसे आप इसको वे फॉरवर्ड में आप डाल सकते हैं, या जब साक्षरता की बात आए तो उसमें ये बोल सकते हैं कि सिर्फ साक्षरता का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई अगर 7 वर्ष से ज़्यादा का है या 7 वर्ष का है, अगर वो पढ़ लिख ले रहा है, समझ ले रहा है, सिर्फ इसी को लिटरेसी का पैमाना ना बनाया जाए। इसके आगे भी अलग अलग प्रकार की लिटरेसी को भी इसमें शामिल किया जाए। तो वो क्या हो सकती हैं? तो जैसे एक है वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता, कानूनी साक्षरता, पर्यावरण और आपदा से रिलेटेड साक्षरता। अब इसमें कमी क्या है, मतलब कि यहाँ कहाँ पे भी हम स्टैंड करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी अपनी पॉपुलेशन जो है 2023 में कितनी हो गई है? 143 करोड़ हो गई है। ठीक है, यूएन की जो रिपोर्ट आई है उसके थ्रू हम लोगों ने चाइना को पिछाड़ के पहले नंबर पे आ गए हैं। अब अगर अपने यहाँ अगर डेमोक्रेसी बढ़ रही है, ठीक है, अगर सॉरी अपने यहाँ अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो पॉपुलेशन अगर साक्षर नहीं है तो क्या होगा? पता लगे कि पॉपुलेशन तो बहुत हो गई है, युवा हो गए हैं, ठीक है, मतलब कि यंग हैं वो, लेकिन उनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? फिर गलत राह पर जाएंगे, वही हैं भटके हुए युवा कहलाएंगे फिर। ठीक है, तो बात करते हैं कि वित्तीय साक्षरता में कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं जिसको आप अपने मेंस वगैरह में यूज कर सकते हैं। पहला है इकोनॉमिक सर्वे 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं। जैसे 3% के पास में ही जीवन बीमा पॉलिसी है। ठीक है, तो लोग जो है पॉलिसी को लेकर कितना ज़्यादा जागरूक हैं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, उसने क्या बोला कि जो 27% भारतीय वयस्क हैं और 24% महिलाएं हैं, यही जो है वित्तीय साक्षर हैं, बाकी उनके पास में वित्तीय साक्षर। वर्ल्ड फिनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर रिपोर्ट आई थी।
बात करते हैं, एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंस रिपोर्ट करके आई थी। इसमें वयस्क जो हमारे देश की वयस्क आबादी है उसका 24% ही वित्तीय रूप से साक्षर है, इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी। आरबीआई की 2023 में उसने एक रिपोर्ट निकाला। उसने बोला कि जो 13,000 बैंकिंग फ्रॉड हैं ये 2023 में हुए हैं और उसके थ्रू 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अब आप लोग सोच सकते हैं, वैसे भी आप सोचो ना कि जैसे आपके पास में बहुत सारे लोग हैं कि कहीं से कॉल आया, उनसे ओटीपी पूछ रहा है कि आपका एटीएम जो है एक्सपायर हो चुका है, इसलिए यहीं से हम अपडेट कर रहे हैं, और लोग जो है ओटीपी भी देते रहते हैं। जबकि एसबीआई या बैंक कई बार जारी कर चुके हैं कि ऐसा हमारे यहाँ से कोई नहीं आता है, जब भी आना होगा आपको बैंक शाखा में आना होगा। लेकिन लोग जो है बार बार ये चीज़ें करते हैं और पैसे कितने सारे जाते हैं, और जो कि कभी वापस नहीं आते। अब बात करते हैं कि एक और अगर देखें वित्तीय रूप से साक्षर में जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अनौपचारिक रूप से जो लोग पैसे लेते हैं, जैसे किसी साहू से ले लिए, किसी और भी बड़े आदमी से ले लिए, तो 10% 20% मंथली पे लेते हैं। तो ये लगभग 43% लोग ऐसे हैं जो इसको ले रहे हैं। तो इससे आपको पता चल सकता है कि वित्तीय साक्षरता में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिजिटल साक्षरता की। डिजिटल साक्षरता एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बोला कि 52,974 साइबर क्राइम के मामले आते हैं। तो इसको आप उसमें कर लीजिएगा। स्वास्थ्य साक्षरता की बात करें तो इसमें है कि 2021 में 10 करोड़, ये डायबिटीज़ की है। एक मिनट, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, डायबिटीज़, वो 2019 में 7 करोड़ थे, 2021 में 10 करोड़ हो गए। अगर हाइपरटेंशन के मामलों की बात करें तो लगभग 35% है। मोटापा लगभग 25% है, ठीक है, इंडिया में। तो इससे पता चलता है कि लोग जो है, जैसे मोटापा है वो है थोड़ा सा, ये मैक्सिमम जो होते हैं ये मामले, ये होते हैं आपके जो आपका डेली का जो शेड्यूल है कि आप कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ठीक है, ये आपकी लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोग स्वास्थ्य को लेके साक्षर हैं। बात करते हैं कानूनी साक्षरता की। कानूनी साक्षरता में भी अपना एक लिखित संविधान तो है ही है, लेकिन उसके साथ में आईपीसी, सीआरपीसी, बहुत सारे कानून हैं। तो लेकिन लोग उनको लेके कितना ज़्यादा जागरूक हैं। लोगों को अपना फंडामेंटल राइट ही अच्छे से नहीं पता है। लोग अगर फंडामेंटल राइट कुछ जान भी लेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पता है। तो जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसके बारे में भी लोगों को साक्षर किया जाना चाहिए। तो ये हो गया। बात करते हैं पर्यावरण एंड आपदा रिलेटेड मुद्दों की, मतलब इसमें भी लोगों को साक्षर होना चाहिए, और इसके लिए आप आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गया, ठीक है, इन सबको आप जो है, जो इसकी हो गई, फिर और एक रिपोर्ट आती है आईपीसीसी के साथ में ही यूनेप की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उन सबको आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए जिससे लोगों को जो है, जो हमारी पॉपुलेशन है उनको जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदला जा सके। तो इसके लिए हमको एक पैमाना बनाना होगा कि आखिर इसका पैमाना क्या हो साक्षरता का, कि क्या पैमाना हो कि लोगों को वित्तीय साक्षर बोला जाए, डिजिटल साक्षर बोला जाए, स्वास्थ्य के रूप में साक्षर बोला जाए, ठीक है। तो इसके लिए तो एक पैमाना बनाना होगा, और उसके लिए जो हमारी एजेंसियां हैं, सेंट्रल को एक एजेंसी बनानी होगी, सेंट्रल या कहें स्टेट के लेवल पे, या कहें और नीचे चलें तो लोकल बॉडीज़ के लेवल पे एजेंसीज बनाकर, जैसे लोकल बॉडीज़ के स्तर पर अभी सचिव की पोस्ट बनी है ना, उन्हीं का वेतन बढ़ा के, उन्हीं को कुछ और टाइम का वो दे के, तो उन्हीं से मतलब कि ये साक्षरता एक कराई जाए कि लोग कितने ज़्यादा साक्षर है, और उनका एक पैमाना बना के तो डाटा कलेक्ट किया जाए, फिर लोगों को साक्षर किया जाए। दूसरा हो सकता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही जो प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन है उनमें समग्र साक्षरता को, जो ये सब पॉइंट्स हैं उसमें उसको जोड़ दिया जाए। तो ये तो हो गया आज का करंट अफेयर्स। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद।